guys. Good afternoon. कैसा लग रहा है आप लोगों को फाइनली रिजल्ट के बाद सीए इंटर में आज आपका पहला दिन है एंड अभी तो कुछ खास फीलिंग आ नहीं रही होगी. कैसी फीलिंग आ रही है अभी? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कुछ बच्चे जाने पहचाने भी लग रहे हैं, सीए फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ रिकॉग्नाइज्ड फेस है, कुछ नए फेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सीए इंटर गाइस. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिजल्ट के लिए. बेहतरीन रिजल्ट फोड़ दिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया. यही रिजल्ट अपने को अब आगे सीए इंटर में भी रिपीट करना है कि इससे बेटर करना है? इससे बेटर करना है सर, इससे बहुत अच्छा करना है. और उसके लिए अपने को करनी पड़ेगी बहुत सारी दबा के मेहनत. और ये चीज मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो रूममेट्स होंगे अगर हॉस्टल में हो, तो उन्होंने बता रखा होगा कि सीए इंटर में कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है. सो तैयार हो आप लोग? यस. अरे यार लग नहीं रहा है एनर्जी देख के. रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आ गया है. आ गया है तो एनर्जी कहाँ चलेगी? रिजल्ट के बाद तो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है? तभी यहाँ बैठे हुए ना अपन. तो तैयार हो कि नहीं हो? यस. तो फोड़ना है. बिल्कुल, अपन बहुत दम लगा के फोड़ देंगे इस बार सीए इंटर को. मैं पहले पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम सीए निखिल गोकरू एंड आई विल बी टीचिंग यू टू सब्जेक्ट्स इन सीए इंटर. इन फर्स्ट ग्रुप आई विल बी टीचिंग यू जीएसटी, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स. 50 मार्क्स का भी सागर सर इनकम टैक्स पढ़ा के ही गए हैं. और बचे हुए 100 नंबर है वो मैं पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 में. कॉस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि 100 नंबर एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा पेपर 100 नंबर का कॉस्ट सब्जेक्ट आता है. तो आई विल बी टीचिंग यू 150 मार्क्स आउट ऑफ 600. मतलब सीए इंटर का 25% मैं ही पढ़ाऊंगा आपको. मतलब 25% टाइम आप मुझे ही झेलेंगे और मैं आपको ही झेलूंगा. मेरा भी 25% टाइम आप ही को झेलने में जाएगा. तो देखते हैं कौन किसको झेलता है. कभी ऐसा लगेगा कि मैं झेल रहा हूं, कभी ऐसा लगेगा कि आप झेल रहे हो. बस ऐसे ही झेला झेली में अपने को अगले कुछ टाइम निकालना है ताकि हम लोग अच्छे से पूरी तैयारी कर पाए. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि आपको अभी हर्षित सर आए थे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए. हर्षित आया था, हर्षित के बाद सागर आया था आपको इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए. अब मुझे बताओ, आपको थोड़ा बहुत उन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया? हर्षित ने बता दिया सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में बता दिया उन्होंने? अच्छा, क्या डिसाइड किया है तुम लोग? बोथ ग्रुप पे जाने वाले हो कि सिंगल ग्रुप पे जाने वाले हो? बोथ. सिंगल जाना मेरे हिसाब से बनता नहीं है. उसका रीजन ये है कि अगर आप सिंगल ग्रुप पे जाते हो, मैं आपको स्कूल टाइमलाइन के साथ समझाता हूँ कि अगर आप सिंगल ग्रुप पे जाते हो तो क्या होने वाला है. मतलब मेरे हिसाब से तो बनता नहीं है, फिर भी आपको जो सही लगे वो करना. 4 लोगों से पूछ के करना अगर आपको करना है. लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगी. तो अभी हो रहा है जनवरी मंथ, सॉरी अभी हो रहा है मार्च, जनवरी का मार्च. और आपकी पहली एग्जाम आने वाली कब? जनवरी 26. सो यू विल बी हैविंग हाउ मेनी मंथ्स? 10 months, अप्रोक्सीमेटली 10 months टू कवर कोचिंग एज वेल एज सेल्फ स्टडी. इसमें से मान लेते 3 महीने आपके सेल्फ स्टडी के होंगे. 6 to 7 मंथ आपकी पूरी, क्योंकि मार्च महीने में आधा तो मार्च हो ही जाएगा, जब तक होली वोली आ जाएगी बीच में, बहुत कुछ चीजें अभी बीच में होगी. तो 6 से 7 महीने आप मान लो फॉर कोचिंग एंड 3 months फॉर योर सेल्फ स्टडी. योर रिजल्ट विल अगेन come in March first week 26, and your next exam will be on May 26. So if you're planning from group 1 here and group 2 here, और दोनों में 3-3 सब्जेक्ट है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है. मेरे को तो ये टाइमलाइन ही समझ नहीं आ रही है. बहुत इम्बैलेंस नहीं है? 3 सब्जेक्ट के लिए आपको मिल रहे हैं 10 महीने और बाद के 3 सब्जेक्ट के लिए आपको मिल रहे हैं 2 महीने. तो आप कैसे करोगे? फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट होके अगला एग्जाम कहां देना पड़ेगा? सितंबर 26. सो अगर आप एक ग्रुप ही अभी प्लान कर रहे हो तो अगला ग्रुप आप 2 महीने में कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाओगे. 2.5-3 महीने के अंदर हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. अभी आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे 10 महीने तक, और फिर अगले 3 महीने में आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम बाकी 3 सब्जेक्ट जो कि इक्वल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इक्वल सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं ग्रुप 2 में कम सब्जेक्ट्स है. इक्वल वेटेज, इक्वल साइज, इक्वल मॉड्यूल साइज है, सब कुछ सेम, और उतना आपको पढ़ना पड़ेगा 3 महीने के अंदर. तो मेरे को तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है सर. आपको उसके लिए भी सितंबर 26 तक रुकना पड़ जाएगा. सितंबर 26 मतलब सर इंटर निकालते निकालते सर क्या हम क्या 1.5 साल तक यही बैठे रहेंगे? इंटर के अंदर फाइनल भी तो जाना है हमको, सीए भी तो करना है. सो अभी 10 महीने में अगर आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट की प्लानिंग करी तो होगा क्या पता है? आप अभी 3 सब्जेक्ट में बहुत ढीले पड़ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा मेरे पास 10 महीने और पढ़ने के लिए सिर्फ
3 सब्जेक्ट है, बहुत आराम आराम से पढ़ोगे। और बाद में जाके अगर ग्रुप 1 पास भी हो गए तो ग्रुप 2 के लिए आपके पास जब 3 महीने रहेंगे तब बैंड बच जाएगी, फिर आपका ग्रुप 2 की पूरी बैंड बच जाएगी। सो डोंट प्लान फॉर ग्रुप 1 राइट नाउ। अभी दोनों ग्रुप स्टार्ट करो। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा लगे आपको, बहुत एक्सेप्शनली कभी लगे कि मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, तो बाद में जाके आप एग्जाम फॉर्म एक ग्रुप का भर देना। रजिस्ट्रेशन तो आप बोथ ग्रुप के करवा ही रहे हो, प्लानिंग अभी तक बोथ ग्रुप की ही करो, और प्लान यही करो जनवरी 26 तक हम बोथ ग्रुप ही करेंगे। आराम से होते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत रेयर केस में आपको लगे कि नहीं यार मेरा तो तबीयत खराब हो गई थी, 2 महीने बर्बाद हो गए, कहीं चला गया, 2 महीने खराब हो गए, और आपको एक ग्रुप पे शिफ्ट होना पड़े, तो एग्जाम फॉर्म में आप एक ग्रुप भर देना। क्योंकि अगर आपकी कोचिंग करी हुई रहेगी बोथ ग्रुप की, तो आप 3 महीने में सेल्फ स्टडी करके मार्च और मई के बीच में बोथ ग्रुप सेकंड ग्रुप की एग्जाम दे पाओगे। लेकिन आपकी अगर कोचिंग भी पेंडिंग रही और एग्जाम भी देनी रही, 3 महीने में दोनों चीजें इंपॉसिबल है कि आप पूरा पढ़ भी लो और उसके बाद उसको सेल्फ स्टडी करके एग्जाम भी दे दो। सो राइट नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लान अकॉर्डिंगली, but my preference should be that plan for both groups right now. Don't think about giving single group in January, go for both groups. बहुत आराम से टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास में पूरा कवर करने के लिए। 3 महीने की सेल्फ स्टडी बहुत होती है गाइस, बहुत मतलब बहुत होती है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि 3 महीने आपको सेल्फ स्टडी के कम पड़ रहे हैं। फाउंडेशन में भी कितना टाइम मिला था सेल्फ स्टडी के लिए? 1 महीना, 1.5 महीना, मतलब कोचिंग्स के बाद कितना टाइम मिला आपको घर पे पढ़ के सेल्फ स्टडी करने के लिए? 1 महीना कराना, 1 महीने के अंदर भी। और 1 महीने भी ठीक ठाक, ऐसा कोई कम नहीं लगा। 2 4 5 दिन और मिल जाते तो शायद 2 5 नंबर और आ जाते, बस इतना ही फर्क था। तो बस उतना ही फर्क रहेगा, कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है नहीं। तो आप 3 महीने में बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाओगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग हाउ वी विल बी, दिस द टाइमलाइन जैसे आप लोगों को पूरा पढ़ाई करना है। तो अभी हुआ है मार्च, यहां से गिन लो 7 मंथ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। सितंबर तक हम हमारा पूरा सिलेबस कर देंगे आपका खत्म। आपके पास बचेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने बचेंगे आपके पास में सेल्फ स्टडी के लिए। उस 3 महीने में आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देने पड़ेंगे। रेगुलर टेस्ट रहेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, और पूरी सेल्फ स्टडी का टाइम भी साथ साथ आपको मिलेगा, वो भी आपको पूरा अच्छे से सेल्फ स्टडी करना रहेगा। तो टाइमलाइन बड़ी सिंपल है सर, इसी टाइमलाइन को फॉलो करना। अब बता दो सर सीए इंटर कैसे पढ़ना है, क्योंकि सर बहुत बड़ी तकलीफ है जीवन में। फाउंडेशन तो हमने पढ़ पढ़ के या बाद में रियलाइज हुआ अच्छा ये भी पढ़ना होता है, ये भी पढ़ना होता है, ये रह गया वो रह गया, हुआ होगा। पहले आपने पढ़ा होगा नोट्स, फिर आपको लगा अरे यार मेरे से तो मॉड्यूल पढ़ना रह गया, फिर लगा होगा अरे आरटीपी कौन करेगा, फिर किसी ने बोल दिया पास्ट एग्जाम भी तो करने पड़ते हैं, तो सब संभालने में बड़ी परेशानी हो गई। तो सर अभी से एक चीज ध्यान रखना, सीए इंटर अगर एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर करना है ना, ये 3 चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना। क्लास के नोट्स, क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पहली बात तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें कंपाइल की हुई है। कभी भी सीए इंटर में मॉड्यूल छोड़ के मत जाना, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इसको हम पीवाईक्यूज बोलते हैं, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ये 3 चीजें अगर आपने ढंग से कर ली ना, तो आप सीए इंटर में शॉर्ट शॉर्ट पास हो। सर बहुत टिपिकल नहीं है, हमारा कोर्स आईआईएम और आईआईटी जैसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कहीं से ही पूछ लेंगे। आईसीएआई का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आता पूरा मॉड्यूल पास्ट एग्जाम और नोट से ही है, सिंपल, कहीं और से कोई चीज उठ के नहीं आती है। अगर आपने पूरी चीजें ढंग से अच्छे से कवर कर ली, आपके लिए बोथ ग्रुप पास होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सर कोई स्पेशल मंत्रा नहीं है सीए इंटर पास होने का, सिंपल चीज है, इन तीनों में से कुछ भी छोड़ के मत जाना, उठा के कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। डोंट स्किप एनीथिंग, कोई भी चीज छोड़ के मत जाना। हाँ हम कैटेगरी करेंगे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम करना है, किसको और कम पढ़ना है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी छोड़ के मत जाना एग्जाम के अंदर। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ ना कुछ उठ के आ जाता है। कई बार होता है क्लास नोट्स में कुछ चीजें नहीं होती, मॉड्यूल में कुछ चीजें होती, वो एग्जाम के अंदर एज इट इज उठ के आ जाती है। तो इसीलिए इन तीनों में से कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा आप। फिर आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको कोई भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत आराम से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। सो सीए इंटर को पता है हवा बना रखा है डिफिकल्टी का, कि यार बहुत डिफिकल्ट है, फेल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? जर्नी। आप एक फाउंडेशन एग्जाम देके आ चुके हो, तो आप अंदर से एक, शुरू में क्या था, 12th पास होके आते तो एक एंथुसियाज्म था कि सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, शुरू में बहुत अच्छे से कोचिंग भी करी, एग्जाम भी दी। अब आप आ गए हो वो एक लेवल पे जहां पे आपको लगता है हाँ अब तो सीए में आ ही गए हैं। होता है ना, लोग ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को।
तो कई बार होता है हम लोग इंटर के लेवल पे आके ग्रांटेड ले लेते हैं कि क्या है यार, अब तो हो ही जाएगा, अपन ने फाउंडेशन कर लिया। जहां बच्चे ने इसको ग्रांटेड लेना चालू कर दिया ना, उसके बाद से उसका कोलैप्स होना चालू हो जाता है। आप जैसा फाउंडेशन को सीरियसली पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, आप इंटर को भी उतना ही सीरियसली पढ़ना पूरे अगले 10-11 महीने। फिर कोई बोल नहीं सकता, मजा ले कोई बोल दे कि सीए इंटर डिफिकल्ट है, फिर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बचेगा। प्रॉब्लम होता है कि हम यहां से थक जाते हैं। हम लोग यहां से, हमको लगता है सर अब बस बहुत हो गया, आप सर प्लीज हमको छोड़ दो। वो 4-5 महीने पढ़ने के बाद आखिरी के 1-1.5 महीने में बच्चों को लगता है बस सर माफ करो, ये क्या हो रहा है। पर वो अगले पूरे 12 महीने मेहनत कर, 11 महीने मेहनत करनी है अभी आपको। 11 मंथ का दम और लगाना है। पर वो आपने दम लगा दिया ना, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूँ, सीए इंटर होने के बाद रेयरली अब बच्चे बच्चे हैं जो सीए फाइनल में ड्रॉप आउट होते हैं, नहीं होते। पुराने जमाने में होता था, जब 3-3 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी, 8-8 सब्जेक्ट होते थे, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते थे, तो बच्चा 6-6 7-7 अटेम्प्ट तक सीए देता था और फिर छोड़ देता था। अभी ये सिचुएशन है कि बच्चा अगर ड्रॉप आउट होता है तो इंटर पे ही होता है, फाइनल तक नहीं होता है। अगर किसी ने इंटर क्लियर कर लिया तो मैंने ऐसा रेयर केस देखा है जब बच्चा सीए बन के बाहर ना निकले। ड्रॉप आउट कहां होते हैं? इंटर लेवल पे, क्योंकि यहां लेवल पे बच्चे को लगता है अभी भी मौका है कुछ और करने का, तो 2 अटेम्प्ट देता है, उसके बाद कुछ और करने लग जाता है। फाइनल लेवल पे आके बच्चा ड्रॉप आउट होता ही नहीं है सीए से, क्योंकि पहली बात तो बहुत मेच्योर हो चुका होता है, उसको पता होता है कि अब मेरे को इसमें आखिरी मेहनत झोंकना है, झोंक देता हूं, क्योंकि उसके बाद तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंटर लेवल ही वो लेवल है जो डिसाइड करेगा कि आप फाइनली सीए बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले। क्योंकि अगर इंटर क्लियर हो गया तो फाइनल तो क्लियर 100% हो ही जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आपने इंटर क्लियर कर लिया तो फाइनल में आपको जो 2 साल मिलेंगे उसमें बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करके फाइनल कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। ड्रॉप आउट होता है तो इंटर लेवल पे होता है, और क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये 10-11 महीने की जर्नी में बहुत कुछ हो जाता है। दूसरा, एग्जाम 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कभी कभी लग जाते हैं बच्चे को, बच्चा वहीं हताश हो जाता है, क्योंकि है अभी भी बच्चा वो। फाइनल में आ गया ना, फिर वो मेच्योरिटी लेवल आ जाती है, और मेच्योरिटी लेवल आने के बाद फिर बच्चा कभी भी सीए छोड़ता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अच्छे से निकाल ही लेता है। सो आपका जो पूरा फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अगले 10-11 महीने क्या करने वाले। अगले 10-11 महीने अगर आपने दबा के मेहनत कर ली ना, तो आपका जीवन पूरा राइट ट्रैक पे आ जाएगा। मैं बताऊं गलत ट्रैक पे कैसे आएगा? पढ़ना चालू किया सीए इंटर, 2-3 महीने में लड़कों के साथ होगा, कोई लड़की मिल जाए, लड़की के साथ होगा, कोई रिलेशनशिप चालू हो जाए, एक जगह वहां जाके कोलैप्स होना चालू होता है। रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, बैठे हैं क्लास के अंदर, आधे टाइम क्लास में से बंक मार रहे हैं, नीचे गार्डन में बैठे हैं, बाहर हैं, मॉम डैड को कुछ और बोला है, हमको कुछ और बोला है, घर पे बोला है बीमार हैं, घर पे बोला है कि क्लास जा रहे हैं, और मजे कर रहे हैं। वो लोग कोलैप्स होंगे इंटर में। वो लोग इंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटर में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा, इंटर में कौन कोलैप्स होगा? आपने अगर अपनी तबियत का ध्यान नहीं रखा तो। ऐसे ही बच्चे हैं जो अटेम्प्ट छोड़ रहे हैं, मई वाला या जनवरी छोड़ा है उन्होंने, क्यों? 2 महीने से घर पे बेड रेस्ट पे थे, टाइफाइड हो गया। 2 महीने की इंटर की पढ़ाई गई, नहीं दे सकते अब बोथ ग्रुप, अगला अटेम्प्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको तबियत का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप से दूर रहना है, तबियत का ध्यान रखना है, और तीसरी चीजें क्लासेस कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। अगर आपने क्लासेस में कंसिस्टेंसी नहीं रखी, ऐसे ही बच्चे देखे मैंने, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, कोई 100 आउट ऑफ 100 बच्चे पास नहीं होते इंटर में। अगर हम माने तो नॉर्मली रिजल्ट आईसीआई का 20% आता है, एकेडमी वाइज देखे तो कोचिंग वो लोगों का 40% आता होगा। 100 में से अल्टीमेटली पास तो 40 बच्चे ही होते हैं, कोचिंग में भी 40 ही होते हैं, 60 नहीं होते हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, क्यों? मैं आपको रीजन बताते जा रहा हूं। रिलेशनशिप ले डूबेगा, बीमारी ले डूबेगी, आप कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हो, आलस कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चे बताता हूँ, सुबह उठने में तकलीफ आती है सर, नहीं आ सकते सुबह 8:45 8:30 की क्लास। देखो आपके साथ तो एडवांटेज है, गर्मी आ रही है तो आप लोग तो इजीली आ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं सर सुबह उठाता ही नहीं है, रात को 3 बजे तक जगा दो जग जाएंगे, लेकिन सुबह आप मत बोलो हमको 8:30 की क्लास आने के लिए। प्रॉब्लम क्या होगी? फर्स्ट क्लास लगती है अकाउंट्स की, आप लोग अकाउंट जैसा मेजर सब्जेक्ट ही नहीं कोचिंग में करोगे तो निपट जाओगे। ये भी एक कैटेगरी बनती है बच्चों की, जो क्यों क्लासेस रेगुलरली नहीं कर पा रहे, क्यों बैकलॉग है, क्यों बराबर नहीं चल पा रहे बाकी सब बच्चों के। सर सुबह सुबह नहीं आते हैं सर हम लोग क्लास, हम आते हैं 11 बजे बाद। तो सर हम 11 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं, तो हम सुबह नहीं आ सकते, 8:45 बजे इतनी जल्दी उठाता नहीं है सर। तो भैया तुम लोग फिर कब करोगे वो क्लासेस? अकाउंट्स की क्लास मिस कर लोगे, लॉ की क्लास मिस कर लोगे, तो रात को बैठ के वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब रात को बैठ के वीडियो लेक्चर देखोगे तो बाकी क्लासेस का होमवर्क कब करोगे? तो वो वहां से बच्चा कोलैप्स होना चालू होता है। मतलब देखो कितना सिंपल है सीए इंटर, एक सिंपल रास्ता है, उस रास्ते पे सीधे सीधे चलते रहना।
इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक गए ना तो आप बस कहां पहुंच जाओगे आप ही समझ जाओ। सिंपल, एक सिंपल रास्ता है। बस उस रास्ते पे चुपचाप जैसे बोल रहे हैं वैसे चलते रहना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले। बस बिना कुछ सोचे मतलब क्या, ये नहीं सोचना दुनिया क्या कर रही है। मेरे दोस्त लोग तो एमबीए पता है मजे कर रहे हैं, यहाँ घूमने गए, गोवा घूमने गए, मेरे फ्रेंड्स तो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में मस्ती करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, इधर उधर नहीं देखना है अपने को। देखो उस लड़की का क्या बढ़िया बॉयफ्रेंड है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इस लड़की की, इस बंदे का क्या बढ़िया बंदी है, मेरी तो बंदी नहीं है। लग गए बंदी पटाने के चक्कर में, क्लासेस गई। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको सीए पास बनना है ना, बस 1 साल ये विजन होना चाहिए आपका। इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ना ही इधर उधर रास्ता भटकना है। हेल्थ का ध्यान रखना, दिमाग का ध्यान रखना, रिलेशनशिप से दूर रहना और डिसिप्लिन फॉलो कर लेना। जो गलतियां आपने फाउंडेशन में की है वो आपको रियलाइज करनी कि आपने क्या मिस्टेक्स की है। होगा ही नहीं आपसे कि आपसे सीए इंटर ना हो जाए, ना हो। 100% हो जाएगा। इतना सिंपल तरीका है, आपको ये फॉलो करना है। और पता है कैसे आएगा ये, इसके दो तरीके। पहला तो आप इस सब्जेक्ट से प्यार करना चालू कर दो, इस पूरे सिलेबस से प्यार करना चालू कर दो। आपको टैक्स में मजा आना चाहिए, आपको कॉस्ट के कैलकुलेशन में मजा आना चाहिए, आपको अकाउंट्स के लॉजिक्स में मजा आना चाहिए। अगर एक बार क्लास में बैठने में मजा आना चालू हो गया ना, तो आपको क्लास से जाने का ही मन नहीं करेगा। सर ऐसा होता थोड़ी है, बहुत बच्चे हैं ऐसे। आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे 6 बजे तक पढ़ने के बाद यहीं 2 घंटे बैठ के पूरा काम निपटा के 8:30 बजे घर जाते हैं, सुबह 8:30 के आए हुए। और आपको तो इंटर के लग रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे सुबह 6:30 बजे से रिवीजन में बैठते हैं यहाँ आके। सुबह 6:30 बजे श्रेयांश सर उनका रिवीजन ले रहे हैं और बच्चे रोज आके बैठते हैं। 6:30 से शाम को 5 बजे तक क्लास चलती है उनकी, और रोज आके बैठ रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूं, आपको मजा आना चाहिए। आप कहीं और मजा ढूंढने जाओगे ना तो होगा क्या, यहां से मजा चला जाएगा। और यहां से मजा चला गया तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। एक बार अगर आपका मन चला गया ना क्लास से, फिर आप क्लास में आना रेगुलरली छोड़ दोगे। तो आपको पहले तो यहां से प्यार करना पड़ेगा, इस जगह से प्यार करना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा। फैकल्टीज से प्यार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फैकल्टीज के साथ आपको इतने घंटे रहना है तो उनसे इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करेंगे, हम आपसे बहुत फ्रेंडली रहेंगे। आप आराम से कॉफी लेके बैठ सकते हो, आराम से चिप्स लेके बैठ सकते हो, हमारे सामने खा सकते हो। हम बोलेंगे भी नहीं कि हमको खिलाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमको नहीं बोलेंगे अच्छा अकेले अकेले, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना और कोई फैकल्टी बोलेगी। पर आप इस जगह को अपना बना लीजिए कुछ टाइम के लिए। आप अगर यहाँ पे आपका मन लग जाएगा ना तो 100% आप रोज क्लास आओगे, रोज क्लास आओगे तो बाकी काम हमारा है आपको पढ़वाने का। बस आपको क्लास में आना पड़ेगा। अब आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो कि हमको जबरदस्ती हंटर मार मार के क्लास में नहीं बिठा सकते। बिठा भी देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी मन से आओ, मन से बैठो और दिल से इस चीज को करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। और इस सब्जेक्ट के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, इस सिलेबस के साथ अगर आपने अच्छे से मजा ले लिया ना तो इंटर में रैंक भी बहुत इजीली आ सकती है। वी गॉट ऑल इंडिया रैंक्स इन दिस सेशन। AIR 19, AIR 45, AIR 47। मार्क्स बताऊंगा बच्चों के, कॉस्ट में मार्क्स है 100 में से 98, 94, 93, 92, 91। 7 बच्चों के 90+ मार्क्स है आउट ऑफ 100 इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। टैक्सेशन में इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है 91। टैक्स में 91 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। अभी तक एक भी मार्कशीट में नहीं देखी है 91 मार्क्स वाली। इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है 91 टैक्सेशन के अंदर। अकाउंट्स में 94 मार्क्स है बच्चों के, कैसे आते हैं सीए में 94 मार्क्स? कॉस्ट में 98 मार्क्स है बच्चे के, कैसे आते हैं? यही तरीका है, आपको प्यार करना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं ना, पूरे दिल से मोहब्बत की है। वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है याद है आपको? कि अगर पूरे दिल से मोहब्बत की है तो पूरे कायनात ने उससे मिलाने की साजिश की है। तो आपको अब इस सब्जेक्ट से दिल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप इन सब्जेक्ट से, इस सिलेबस से दिल से मोहब्बत कर लो, फिर आप देखो आपके 90+ मार्क्स आते कि नहीं आते। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे, पढ़ाना चालू कर, पर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे जो बहुत अच्छा पढ़ते, पर पता है क्यों नहीं पढ़ पाते हैं क्लास के अंदर? इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती बैठा दिया गया है पढ़ाने के लिए। और जहां आपको लगा ना कि जबरदस्ती बैठा दिया गया है पढ़ाने के लिए, वहां जो है वो दिक्कत आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये तो था सीए इंटर को लेकर इंट्रोडक्शन। में ऑनलाइन वाले बच्चों से ही बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, मैं वापस ठीक कर देता हूँ, वो तो सही हो जाएगा, अभी नॉर्मल हो जाएगा। और अब हम सीए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैमरा हो जाएगा सही। मैं क्या बहुत मूवमेंट करता हूँ इसलिए कैमरा अपने हिसाब से पोजीशन इधर उधर ले लेता है।
एक सेकंड में एक बार कैमरे की सेटिंग्स चेक कर लेता हूँ और फिर अपन बात करना चालू करते हैं। यस, अब सही है। आई थिंक अब सही है। चले गाइस, अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको सुनाई दे रहा है, सब कुछ बराबर है, परफेक्ट है। चलो, तो अब मैंने पहली चीज आपको बता दी कि आपको इन तीन चीजों पे बहुत फोकस करना है सीए इंटर के लिए, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स के ऊपर। अब अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं जो कि मुझे पढ़ाना है, तो आई विल बी टीचिंग यू टू सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज जीएसटी। ये 100 नंबर का है और ये 50 नंबर का है। ठीक, ये है ग्रुप 1 में और ये है ग्रुप 2 में। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपको बताया होगा ना, कौन कौन सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में? अकाउंट्स, लॉ, टैक्स। ग्रुप 2 में कौन कौन सब्जेक्ट है बेटा? पहले पहले कॉस्टिंग, कॉस्ट के बाद ऑडिट और फाइनली एफएम एंड एसएम। आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्कोरिंग है। अकाउंट्स इन ग्रुप 1, कॉस्टिंग इन ग्रुप 2, बहुत स्कोरिंग। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट बता दो सर, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है लॉ और ऑडिट, और ये दोनों मॉडरेट सब्जेक्ट है। कभी कभी टैक्स भी खतरनाक हो जाता है, पर फिर भी आपको इनका ध्यान रखना है। सबसे खतरनाक होता है लॉ और ऑडिट, फर्स्ट ग्रुप में लॉ, सेकंड ग्रुप में ऑडिट, और सबसे स्कोरिंग होता है फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट और सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग। तो अब आपका जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहले टारगेट्स क्या रखोगे आप लोग इन सब्जेक्ट्स के अंदर? अकाउंट्स में 80 प्लस, 80 प्लस, क्योंकि बहुत बच्चों के आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 94 मार्क्स हाईएस्ट है, तो जो भी बच्चे बोथ ग्रुप पास हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 70s 80s में ही अकाउंट्स के अंदर। तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग में आपका 80 प्लस का टारगेट रखना है। आपको लॉ और ऑडिट में 60 प्लस का टारगेट रखना है, मुश्किल है थोड़ा सा। टैक्सेशन 70 प्लस, एफएमएसएम 70 प्लस का टारगेट रखना है। ये टारगेट्स आपके रहेंगे फॉर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको अच्छे नंबर लाना है अकाउंट्स और कॉस्ट के अंदर। कारण क्या है? आपका एक आध पेपर ऐसा आएगा जिसमें आपके 40-45 भी आएंगे, मैं बता दूं आपको। ऑडिट होगा या टैक्सेशन होगा या लॉ होगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपके 40-45 नंबर पे आप भगवान की दया से पास होंगे, ऐसा भी होगा। वहां पे आपको सेट ऑफ कौन से सब्जेक्ट दिलाएगा? अकाउंट्स और कॉस्टिंग। अकाउंट्स और कॉस्टिंग में अगर आपके बहुत अच्छा स्कोर है तो किस सब्जेक्ट में 45 भी ना, तो आप अफोर्ड कर पाओगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा सेट ऑफ 5 नंबर अकाउंट्स करा देगा, मेरा सेट ऑफ 5 नंबर कॉस्टिंग करा देगा। तो इसलिए सेट ऑफ के लिए आपको अकाउंट्स और कॉस्टिंग दोनों में 80 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो ये टारगेट से आप लेके चलो कि भैया मुझे इतने इतने स्कोर लाने हैं। अब मैं मेनली बात करता हूं सर इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट की और हमारे टैक्सेशन में जीएसटी का। तो अभी ना जो जीएसटी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसका सिंपल रीजन है अमेंडमेंट्स। आपका एग्जाम कब है? जनवरी में। आपके ऊपर दबा के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे इस साल के सारे। इस साल के अमेंडमेंट्स मान के चलना अगस्त सितंबर तक आए सारे अपडेशंस आपको पढ़ने रहेंगे। तो अब अभी से अगर हम जीएसटी पढ़ना चालू कर देंगे ना, तो बहुत बड़े एक स्टूपिड एक्टिविटी हो जाएगी कि हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो आगे जाके बदलने वाले हैं। तो मई जून तक रुक जाओ, मई जून तक बहुत सारे अमेंडमेंट आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद जीएसटी। और वैसे भी जीएसटी का सिलेबस मैं 2 महीने में खत्म कर देता हूं, ओनली 2 मंथ्स। 2 महीने में पूरा जीएसटी का सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है, तो उसका कोई रश नहीं है। अगर सितंबर में हमें पूरा कोर्स खत्म करना है, तो मैं अगर अगस्त में भी चालू करूंगा तो सितंबर में खत्म हो जाएगा, जुलाई 15 से भी चालू करूंगा तो सितंबर में खत्म हो जाएगा। सो उसमें रश नहीं है हमको, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है और अमेंडमेंट्स भी आने वाले हैं। सो राइट नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग यहीं से हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अभी हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट इस साल जो आएंगे वो सब आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। सो विल डिस्कस जीएसटी इन जून जुलाई, और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उसको हम हमारे 2 महीने के पीरियड में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, तो सितंबर एंड के पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले बता दूं स्कोरिंग क्यों है, मैं आपको बताना चालू करता हूं। मई 2022 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ आर स्टूडेंट रिया करके एक बंदी थी,
नवंबर 2022, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगेन एक बंदी थी, नाम था कनिष्का बिश्नोई, कनिष्का। मई 23, 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स, रोहित यादव करके बच्चा था। नवंबर 23, 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और मई 24, नवंबर सितंबर 24, आई मेरे को उसके मार्क्स याद नहीं, पर जनवरी 25, 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये सब हमारी क्लास के टॉपर्स के मार्क्स है। अब कौन बोलता है कॉस्टिंग स्कोरिंग नहीं है? अगर 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं कॉस्ट के अंदर, मतलब ऑफ कोर्स कॉस्टिंग इज इन स्कोरिंग सब्जेक्ट। 100 में से 100 ला सकते हैं बच्चे कॉस्ट सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर कौन बोल सकता है कि कॉस्ट स्कोरिंग नहीं है? 80 प्लस तो बहुत आराम से आ सकते हैं आपके। 90 के ऊपर मैंने बताया 7 बच्चे हैं क्लास के, 7 स्टूडेंट। 80 के ऊपर तो गिनती नहीं है। मैं तो 90 के ऊपर 7 बच्चे बता रहा हूं क्लास के, 7 स्टूडेंट स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इट्स ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी जेनरस सब्जेक्ट। अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर। तो हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि सर जब इतना स्कोरिंग है तो क्यों कुछ छोड़ें? कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज कवर करके चलेंगे ताकि आपके कॉस्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके आराम से। एग्जाम्शन तो आराम से ही आ जाए, एग्जाम्शन तो क्वेश्चन ही नहीं, एग्जाम्शन तो बहुत आराम से ला सकते हो। मैं तो स्कोर्स 90 प्लस लाने की बात कर रहा हूं, वो भी आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सब्जेक्ट की बात कहां से स्टार्ट करेंगे सर? ये सब्जेक्ट कैसा है? पूरा प्रैक्टिकल है। कॉस्ट का जो पेपर आता है ना, वो कैसा आता है मैं आपको बता दूं। दे विल बी आस्किंग, वो 120 नंबर का पेपर आएगा हमारा विथ ऑल ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर होता क्या है, 100 नंबर का तो पूरा प्रैक्टिकल आता है, और 20 नंबर का एक थियरी क्वेश्चन आता है जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। इट्स एन ऑप्शनल क्वेश्चन। तो मैं इस केस में ये बोलता हूं कि जो थियरी है ना, इसको बैकअप की तरह रखो। इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ 50 पेजेस। 50 पेज का एक पीडीएफ है शॉर्ट नोट्स का, 50 पेजेस। उस 50 पेज में आपकी 20 नंबर की पूरी ऑप्शनल थ्योरी कवर हो जाती है। पर वो काम की क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों के 98 मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि उसने थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगर वो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसके 98 आएंगे ही नहीं कभी भी। थ्योरी में ऐसे ही कभी फुल मार्क्स देती नहीं है। आप लोगों ने फाउंडेशन से देख लिया होगा, एक्सपेक्ट किए थे 70 आए 55, हुआ होगा ऐसा, है ना? कितना एक्सपेक्ट किया था लॉ में? 65 प्लस आए कितने? 40। अरे वाह! कौन से मंदिर में दर्शन करने गए थे? वो मंदिर की ही मतलब पूरी कृपा रही है भगवान की, 40 पे एकदम डॉट पास हुए हो आप। तो बहुत अच्छी बात है, पास हो गए। अब क्या फर्क पड़ता है 65 या पर? एक चीज आपने समझ ली कि आईसीआई कभी भी थ्योरी में आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। तो हम लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है तो थ्योरी ऑप्शनली रखनी है हमको भी। 100 नंबर का प्रैक्टिकल इतना बढ़िया करके जाओ कि आपको 20 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़े ही ना। तो हम उसी ऑब्जेक्टिव से पूरा कॉस्ट पढ़ते हैं, ये मान के कि हमको थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना ना पड़े। और इसीलिए हम लोग 100 मार्क्स से प्रैक्टिकल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। 20 मार्क्स के बैकअप प्लान के लिए एक 50 पेज की शीट है, वो भी मैं आपको आखिरी में पढ़ा दूंगा। पर अभी हम फोकस करते हैं पूरे 100 नंबर के प्रैक्टिकल पे। वो ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग छोड़ना पसंद करेंगे थ्योरी वाला, क्योंकि उसमें आप 20 नंबर का अटेम्प्ट भी कर लोगे तो 12-13 नंबर से ज्यादा आएंगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल आप 20 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो 16 से 18 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। पूरा सही हुआ तो 20 नंबर भी मिल जाएंगे पूरे के पूरे, थियरी में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो विल ऑलवेज प्रेफर कि प्रैक्टिकल ही हम कोशिश करें कि पूरा करें, थियरी पे हम ना जाए। दैट वुड बी आर प्रेफरेंस। बहुत बढ़िया सर। अब बताओ सर, इस सब्जेक्ट की खास बात क्या है, क्या पढ़ना है इसके अंदर? अब हम फाइनली सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका पहला शब्द से ही हम हमारी बात चालू करते हैं, एंड दैट इज कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कीमत। सिंपल बात बोले तो कीमत। कीमत कॉस्ट नहीं होती, कीमत तो प्राइस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लागत? बहुत बढ़िया। इंग्लिश की क्लास है, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हम लोग। कॉस्ट का मतलब लागत होता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होता है। क्या मैं आपसे हिंदी ट्रांसलेशन पूछ रहा हूं? किसी भी चीज को बनाने में जितना खर्चा आया उसे हम कॉस्ट मानते हैं। मतलब एक आंसर आ रहा है सर, किसी भी चीज की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसे हम कॉस्ट मानते हैं। एक तो ये आंसर निकल के आया। मतलब मैं बोल सकता हूं किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा आया उसे हम कॉस्ट मानते हैं। ठीक है, बनाने की कॉस्ट को हम कॉस्ट मानते हैं, लागत को हम कॉस्ट मानते हैं। और कुछ जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, इनपुट किए हैं, वो सब हमारे कॉस्ट के अंदर आते होंगे। एक्चुअली इस पूरे सिचुएशन को हमको कैसे समझना पड़ेगा, सुनना ध्यान से।
एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बात को चालू करते हैं। मैं हर बार क्लास में ऐसे ही कुछ चीजें बताता हूं ताकि आपको कुछ बेसिक में समझा सकूं। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं इंटरनेट कनेक्ट करके आपको कुछ दिखाता हूं। अवन चलते हैं, एक ब्रांड है बैलेंसियागा, नाम सुना है आपने? बैलेंसियागा नाम सुना है आपने? थोड़ा सा रैंडम ब्रांड है लेकिन फिर भी सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। ये सब गुची ऊची नाम सुना होगा ना, वैसे ही एक ब्रांड है बैलेंसियागा। उसके शूज आते हैं ना, पता है आपको उसके शूज आते हैं? बैलेंसियागा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं अपन लोग। गो टू इंटरनेशनल वर्जन चले, शूज मेन, और मेन के शूज पे आते हैं मंडे शूज। ठीक है भैया, मंडे शूज। कुछ भी देखते हैं अपन, कितने का शूज है वो देखना है अपने को मेनली। सो इफ आई सिलेक्ट दी साइज, सोल्ड आउट, क्या बात कर रहे हैं? कुछ और ढूंढते हैं। सोल्ड आउट, रेडी टू वेयर में जाते हैं, शूज, बूट्स। वाह यार क्या शूज है, शानदार। शूज देखे आपने, मस्त एकदम। साइज है 40। फाइंड स्टोर करते हैं, देखते हैं इसकी साइज वेबसाइट पे जाके प्राइस वाइज बताता है कि नहीं बताता है। कहाँ का लेके चलो, फ्रांस में जाके देखते हैं। सर्च, मिला मिला मिला। ओके, ये लोग प्राइस नहीं बता रहे, शायद मैंने वेबसाइट गलत खोल ली। मैं कोई और ब्रांड ले लेता हूँ, जैसे अपन गुची की बात कर लेते हैं, गुची के बैग्स की बात ही कर लेते हैं, चलो। गुची नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, गुची सुना होगा नाम ना, ठीक है। चलो, गुची के बैग्स, एक वेबसाइट है, ऑफ कोर्स गुची की भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हैंड बैग्स फॉर वुमेन पे चले जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जाके हम लोग कोई भी एक बैग की शॉपिंग करते हैं। चलो यही बैग देख लेते हैं, बड़ा बेसिक बैग लग रहा है। द बैग इज वेरी सिंपल, सब्जी का थैला है। सब्जी लाने के लिए लोग यूज करते हैं इस बैग को, हमारे यहाँ पे राजवाड़ा पे भी मिलता है। बस 2200 रुपए, 2200 रुपए का है कि 2200, अच्छा $2200 का है। $2200 का है। लड़की से ध्यान हटा के बैग पे भी देखिएगा गाइस, $2200 का बैग है, $2300 का बैग है। $23 इंटू 90 रुपीज करूं तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का बैग है। सब्जी लाने का बैग है, कितने का? 2 लाख रुपए का बैग है गुची का। बैग देख रहे हो आप, राजवाड़ा पे मिलता है। कितने में मिलता है? 200, 200 वाला भी 200 में मिलता है क्या? पता नहीं, पर मिलता है। वैसे ऐसे डिजाइन वाला देखा होगा आपने कई जगह पे, कॉपी है ना। ये 2 लाख का बैग है। चलो इसको और अच्छे से मैं देख लेता हूँ। ये बैग दिख रहा है आपको अच्छे से? कितने का बैग है? 2 लाख का। क्या कॉस्ट आई होगी इसको, क्या कॉस्ट आई होगी इस बैग की? क्या कॉस्ट आई होगी? मैं बोल रहा हूँ, टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस, जस्ट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ दिस बैग। 5000? 5000? मैम बोल रही 5,000 रुपए इस बैग की कॉस्ट आई होगी। चलो मुझे बताओ, 5,000 रुपए कॉस्ट आई होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे, श्रेया बोल रही 10,000 आई होगी, माही बोल रही 5,000 समथिंग। आज्ञा क्या कॉस्ट आ रही बताओ? अंकित बोल रहा है 450। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम 450। फिगर भी कैसा दिया कि सर मैं ही तो बनाता हूँ, है ना। 450 का बैग है, तो बहुत बढ़िया। तो जस्ट लुक एट द बैग, what you are looking is, you are looking fabric, you are looking leather, you are looking some belt and everything. Just the students are expecting that the cost of this bag is 5,000. It's a completely wrong estimation. Now you know what, आप लोग सिर्फ इस बैग को देख के इसकी कॉस्ट देख रहे हो, आप भूल गए कि किसका बैग है। गुची का। आपने पता है जब 400 450 बोला अंकित ने, किसी ने 5,000 बोला, किसी ने 2,000 बोला, किसी ने 4,000 बोला, आपने पता है क्या देखा? आपने सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी। आपने देखा कि ये बैग मैं घर पे बैठ के सिलूं तो कितने में सिला जाएगा, यही आपका कैलकुलेशन था। बट दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। यू नो व्हाई? बिकॉज ब्रांड्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मुझे बताओ गुची का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता होगा?
आई थिंक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। करोड़ों रुपए रेंट वाले स्टोर होते हैं इनके, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर इनके स्टैंड अलोन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, दुनिया के सबसे महंगे एरिया में इनके शॉप्स होते हैं। क्या रेंट होता होगा, और कस्टमर कितने? सेल लगी है सर क्या कि 100-200 बैग बिक रहे हैं, 5 बैग बिक रहे होंगे रोज के, 10 बैग बिक रहे होंगे, 2 लाख का बैग कितने लोग लेते होंगे देश में? कहीं भी कोई भी आदमी हो, 2 लाख के बैग कितने लेते होंगे? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर दैट दीज ब्रांड्स are spending a lot of money on marketing and branding, not in manufacturing. तो क्या वो कॉस्ट नहीं है? तो आप कैसे बोल सकते हो बैग 5,000 का पड़ा गुची को? इस बैग को बनाने में लगे होंगे 5-10 हजार रुपए, लेकिन इस बैग को बेचने में कितने लगे होंगे आपने नहीं सोचा? कितनी महंगी एडवर्टीजमेंट करी होगी इस बैग के लिए, कितनी मॉडल्स को हायर किया होगा। वो वापस बच्चे बोल रहे सर जूम आउट करो, हाँ जूम आउट करो, ठीक है। कितनी मॉडल्स को हायर किया होगा इन्होंने इस बैग को बेचने के लिए, कितने महंगे महंगे स्टोर्स में बैग बिक रहा होगा। जस्ट इमेजिन हाउ मच दे हैव स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, हाउ मच दे हैव स्पेंड ऑन रेंटिंग, हाउ मच दे हैव स्पेंड ऑन मार्केटिंग, भयंकर डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज का खर्चा हुआ होगा। पैसा कहां से लेंगे? आपसे। तो ये बैग 2 लाख का, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कंपनी 2 लाख के बैग को 5,000 में बना के 1,95,000 का प्रॉफिट कमा रही है। एक्चुअली इसमें कंपनी के बहुत सारे और खर्चे होंगे जो कि कंपनी ने इस बैग की कॉस्ट में जोड़े होंगे। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि यार किसी भी चीज को बनाने की लागत को हम लागत बोलते हैं, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन होगी। अब हम बोलते हैं किसी भी चीज को बनाने से लेके उसे बेचने तक की कॉस्ट, मतलब उस प्रोडक्ट पे किया गया सारा खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। क्योंकि आज आप देख रहे हो तो शार्क टैंक में भी आप लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे। अगर आप लोगों ने कभी शार्क टैंक देखा होगा तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। उसमें वो लोग है ना एक कॉस्ट का चार्ट बनाते हैं कि इसकी यूनिट कॉस्ट बताओ। तो वो बोलते हैं कि हम 100 रुपए की चीज है 30 रुपए में बनाते हैं, 40 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ हो क्या रहा है, पर ये एक्चुअली हो रहा है। 40 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च किया और बनाने कितने लगाए? 30 रुपए, और बेच रहे हैं 100 में। 100 रुपए की चीज में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए की। इसका मतलब थोड़ी कि कंपनी 70 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी को ह्यूज एक्सपेंसेस लग रहे हैं मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के, ह्यूज एक्सपेंसेस लग रहे हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के, स्टाफ का खर्चा। ये सारा खर्चा कहां से निकलेगा? अल्टीमेटली निकलेगा तो प्रोडक्ट से ही। तो इसलिए मैं एक हिंदी में एक बहुत सिंपल मुहावरा है, वो हमेशा कॉस्ट में बोलता हूं कि तेल तो तिल्ली में से ही निकलता है। क्या लाइन बोलता हूं मैं? तेल है पैसा और तिल्ली है कस्टमर। कंपनी जितना खर्चा कर रही है अल्टीमेटली सारा का सारा तेल तो तिल्ली से ही निकालेगी। मतलब आज कंपनी एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रही है तो बताओ ये पैसा किससे ले रही होगी? कस्टमर से ले रही होगी। रिसर्च का खर्चा किससे ले रही होगी? कस्टमर से। पैकिंग का खर्चा किससे ले रही होगी? कस्टमर से। ब्रांडिंग का खर्चा किससे ले रही होगी? कस्टमर। मॉडल का खर्चा किससे ले रही होगी? कस्टमर से। अल्टीमेटली तेल तो दिल्ली में से ही निकलेगा। मतलब मान के चलो जितना एक कंपनी स्पेंड कर रही है वो सब चीज कंपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ती है, उसमें फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस कैलकुलेट करती है। So if we are paying 100 rupees, we are not only paying for the manufacturing cost, we are paying for manufacturing cost, we are paying for research, we are paying for packing, we are paying for administrative office, we are paying for marketing, we are paying for advertisement. हम लोग हर चीज का पैसा दे रहे हैं कंपनीज को। क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती तो फिर मार्केट में ब्रांडिंग कैसे करेगी, मार्केटिंग कैसे करेगी, रिसर्च कैसे करेगी, नए प्रोडक्ट कैसे लाएगी, पैकेजिंग कैसे अच्छी करेगी। तो दुनिया बदल गया है बाबू, जमाना बदल गया है। 1980s 90s में होता था कि कंपनी ने बनाया और बेचा, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, एक आध कोई टीवी पे ऐड आ गया तो आ गया। पर आज आप इंस्टाग्राम और फेसबुक या डिजिटल मार्केटिंग देख लो, कंपनी कितना दबा के स्पेंड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी को पता है नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, करना तो पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, उस कारण अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि जिस कंपनी ने जितने ज्यादा एडवर्टीजमेंट किए उस कंपनी को उतनी ही ज्यादा कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ाएगा प्राइस भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेटली तेल तो दिल्ली में से निकलेगा। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कॉस्ट मतलब लागत, और हम ये नहीं बोल सकते कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और हम ये नहीं बोल सकते कॉस्ट मतलब बनाने में जो लगा वो कॉस्ट है। सो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट? आप लिखिए व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। नोट कीजिए क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉस्ट की। कॉस्ट है
एनी अमाउंट spent on product and services will become part of its cost. कोई भी अमाउंट जो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे खर्च किया गया है वो अमाउंट उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा. एनी अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल बिकम पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट. कोई भी अमाउंट जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर खर्च किया गया है वो चीज इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी. ये बात क्लियर है. लेकिन क्या क्या इंक्लूजन है क्या क्या एक्सक्लूजन है वो हम यहां पे लिखना चालू करते हैं. किन किन चीजों को हम कॉस्ट में जोड़ते हैं और क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं जुड़ती है उसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम लोग लिखना चालू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन की. क्या क्या चीजों को हम कॉस्ट में जोड़ते हैं. तो सबसे पहले आप लिखिए कॉस्ट में जुड़ती है. ये तो बहुत बेसिक चीज है, आई थिंक आपको पता होगा. मटेरियल. कॉस्ट में जुड़ता है लेबर. अब और बताओ आपके हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या और जुड़ेगा. मटेरियल जुड़ेगा, लेबर जुड़ेगा और सर एक्सपेंसेस. जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो ठीक है सर. एक्सपेंसेस और क्या जोड़ोगे. प्रोडक्ट कस्टमर से क्या क्या लोगे. एडवर्टीजमेंट सर. ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट में किया गया एडवर्टीजमेंट भी कस्टमर की कॉस्ट में जुड़ेगा. और बताओ. मार्केटिंग. ऑफ कोर्स मार्केटिंग जुड़ेगा. डेप्रिसिएशन डेफिनेटली सर. एक प्रोडक्ट में जो मशीन लग रही है उस मशीन का डेप्रिसिएशन जुड़ेगा. पैकिंग सर होता है, आप देख लो कई बार अच्छी पैकिंग के नाम पे बहुत पैसे ले लेते हैं और हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगती है, उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी लगती है, जबकि अल्टीमेटली चीज तो अंदर से सेम होती है, बस पैकिंग बदल के हमसे प्रीमियम ले लिया जाता है. अच्छा दिखने वाला रैपर महंगा दिखता है जबकि चॉकलेट तो अंदर सेम होती है. तो पैकिंग ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट एंड दैट्स इम्पैक्ट ऑन प्राइस एज वेल. और बताओ और क्या. रेंट. ऑफ कोर्स सर जो भी मैं किराया दे रहा हूं जगह का वो रेंटल जुड़ेगा. और रिसर्च सर. एक प्रोडक्ट पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, आर&डी कॉस्ट बहुत लगी. अल्टीमेटली कंपनी को आर&डी का कॉस्ट किससे निकालना है. हमारी प्राइस से. आप देख लो सैमसंग का फोल्ड फोन इतना महंगा क्यों है जबकि उसका तो कैमरा भी घटिया है. अगर हम S25 से कंपेयर करें तो सैमसंग फोल्ड का कैमरा भी घटिया है, उसकी स्क्रीन का डिस्प्ले भी घटिया है, उसका रैम भी कम है. S25 का रैम भी ज्यादा है लेकिन फोल्ड की प्राइस ज्यादा है. क्यों. क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आई है और वो रिसर्च की कॉस्ट किसी और के पास अभी नहीं है. तो सैमसंग उसका फायदा उठा रहा है और अपनी सारी रिसर्च कॉस्ट को कस्टमर से ले रहा है. गिन के लिख लो. जिस दिन 4-5 अलग अलग कंपनीज फोल्डेबल फोन लेके आ गई उस दिन ये फोन 50,000 में भी नहीं बिकेगा. क्यों. क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने कॉस्ट क्या लगाई है. रिसर्च कॉस्ट बहुत लगाई है. प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है लेकिन किस बात का पैसा ले रही कंपनी. रिसर्च का. अरे आप टीवी में देख लो, कोई भी टीवी आती है शुरू में बहुत महंगी होती है लेकिन धीरे 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 उन टीवी के प्राइसेस गिरते चले जाते हैं. नई टेक्नोलॉजी आती है वो रिप्लेस हो जाती है तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की प्राइस कम हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं कम. सिंपल रीजन है क्योंकि कंपनी अपनी रिसर्च कॉस्ट पूरी वसूल चुकी है. तो अब कंपनी रिसर्च का पैसा नहीं ले रही है. रिसर्च का पैसा नहीं ले रही तो प्राइस ड्रॉप आ गए क्योंकि अब कंपनी को रिसर्च का पैसा पूरा मिल चुका है तो उन्होंने प्राइस गिरा दी है. तो जब तक रिसर्च रिकवर होती है तब तक चीज महंगी होती है. जिस दिन रिसर्च कॉस्ट कवर हो जाती है उस दिन चीज को सस्ता करके बेच देते हैं मार्केट के अंदर. ये हम देखते ही हैं. इसका मतलब आर&डी कॉस्ट भी कंपनी कस्टमर से ही लेती है. और बताओ. ट्रांसपोर्टेशन. ऑफ कोर्स सर जो भी आने जाने का भाड़ा लग रहा है, रॉ मटेरियल को लाने का भाड़ा है, गुड्स को भेजने का भाड़ा है, वो सब आपको जोड़ना पड़ेगा. और क्या. सैलरीज. ऑफ कोर्स स्टाफ की सैलरीज आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जोड़नी है. वेजेस तो मैंने ऊपर ले लिया. लेबर मतलब वेजेस होता है तो वेजेस तो मैंने ले लिया. और रॉयल्टी. बिल्कुल सही है. रॉयल्टी पता है आप लोग किस चीज की पे होती है. रॉयल्टी क्या होती है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी. रॉयल्टी इज एक्सपेंस दैट इज पेड फॉर यूजिंग द इंटेंजिबल ऑफ अदर्स. किसी और का ब्रांड यूज कर रहे हो, किसी और की डिजाइन यूज कर रहे हो, किसी और का पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो सामने वाला बंदा उसके बदले में मुझसे क्या लेता है. रॉयल्टी. जैसे मान लो एप्पल है. एप्पल सोचे कि आज फोल्डेबल फोन ले आए तो एप्पल के पास खुद के पास फोल्डेबल फोन की स्क्रीन है ही नहीं. पता है किससे लेगा. सैमसंग से. और सैमसंग को उसके बदले में क्या देगा. रॉयल्टी.
कि हम तुम्हारा डिजाइन, तुम्हारा पेटेंट किया हुआ फोल्डेबल फोन यूज कर रहे हैं, या तुम्हारा पेटेंटेड फोल्डेबल स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो सैमसंग एप्पल से इसके बदले में रॉयल्टी लेगा। तो रॉयल्टी इज ए एक्सपेंस फॉर यूजिंग इंटेंजिबल्स ऑफ अदर्स। मेनली प्रोडक्ट में कहाँ यूज होता है? डिजाइन यूज करने के लिए। आप किसी और का डिजाइन यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको सामने वाले को क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी देनी पड़ती है। ये भी एक ऐसा खर्चा है जो ऑफकोर्स कस्टमर से लिया जाता है। और बताइए। हाँ, टैक्सेस की बात करेंगे अभी अपन। टैक्सेस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें कुछ चीजें इंक्लूजन्स में आती, कुछ चीजें एक्सक्लूजन्स में आती। तो अभी टैक्स की बात तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, टैक्स की बात तो मैं करूंगा। और क्या खर्चा है जो जुड़ना चाहिए? मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, एक्सपेंस आ गया, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, रेंट आ गया, आउटसोर्सिंग। हाँ, एक और खर्चा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना सब लोग। एक और खर्चा है जो हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, जिसको बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस। ये भी हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, इसको बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस। नाउ यू आस्क सर व्हाट इज जॉब वर्क? ये क्या होता है? जॉब वर्क मतलब आप अपना काम किसी और से आउटसोर्सिंग करके करवा रहे हो। इसको शार्क टैंक वाले एक वर्ड यूज करते हैं, अगर शार्क टैंक कभी आपने देखा हो तो, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग मैं नहीं करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा, पर ब्रांडिंग मेरी रहेगी। वेरी गुड एग्जाम्पल इज यू कैन सी ऑन बेली बॉटल। ये जो बेली बॉटल है, आपको पता है किसका ब्रांड है? बेली, पार्ले। पार्ले नाम सुना है? पार्ले जी वाला पार्ले। पार्ले एग्रो कंपनी का ये बॉटल आता है, पार्ले एग्रो का बेली। इसके पीछे लिखा हुआ है ब्रांड ओन्ड बाय पार्ले एग्रो। किसका ब्रांड है? पार्ले एग्रो का। मार्केटेड बाय पार्ले एग्रो, बनाया बेचा किसने? पार्ले एग्रो। मैन्युफैक्चर्ड बाय अविरल बेवरेजेस, नेमावर रोड, इंदौर। बनी कहां है बॉटल? इंदौर में अविरल बेवरेजेस ने बनाई है, पार्ले ने नहीं बनाई है। हमको लगा सिर्फ पार्ले बनाता है, पार्ले बनवाता है। बनाता नहीं है, बनवाता है। और अच्छा एग्जांपल एप्पल। एप्पल फोन के पीछे देखा है आपने कहां मेड इन आता है? मेड इन क्या आता है? मेड इन चाइना आता था पहले, अभी आता है मेड इन इंडिया, मेड इन वियतनाम। एप्पल की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अभी कौन से देश में होती है? इंडिया के बाद वियतनाम में। असेंबलिंग सबसे ज्यादा कहां होती है? वियतनाम में। एप्पल की खुद की फैक्ट्री? जी नहीं, एप्पल किसी और से असेंबलिंग करवाता है। पतंजलि, रातों रात बाबा रामदेव ने 400 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए। पतंजलि के 400 प्रोडक्ट, च्यवनप्राश से लेके, मजाक उड़ाने लग गए थे लोग कि पतंजलि अब चप्पल भी बेचेगा, पतंजलि कपड़े बेचेगा गोभी के, है ना? ऐसे बहुत सारे मीम भी बने थे बीच में। 400 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए पतंजलि ने, आटे से लेके, तेल से लेके, च्यवनप्राश से लेके, दवाइयों से लेके, हर चीज मार्केट में डाल दी। रातों रात फैक्ट्री खोल दी पतंजलि ने। क्या करा? आउटसोर्स। पतंजलि के पास खुद के पास फैक्ट्री है ही नहीं। बाबा रामदेव इस पूरे जनरेशन के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। ये बाद में आए थे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसिंग किसने चालू करी थी? बाबा रामदेव ने। लोगों को पहले अपनी तरफ आकर्षित करो और फिर उनको प्रोडक्ट बेचो अपने नाम से। बाबा रामदेव सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम के सारे इन्फ्लुएंसर का इंस्पिरेशन है बाबा रामदेव। उन्होंने 40,000 करोड़ का ब्रांड बना दिया। कैसे बना दिया इतना बड़ा ब्रांड? इन्फ्लुएंस से। क्या किया उन्होंने पता है आपको? लोगों को पहले योगा 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 के नाम पे अट्रैक्ट किया, उसके बाद बोला मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो खाओ, मैं जो बेच रहा हूं वो शुद्ध है वो खाओ। बनाओगे कहां से? बनवाएंगे तो वहीं से, तुम्हारे पड़ोस से। मतलब पतंजलि का प्रोडक्ट बना कौन रहा है? वही लोग जो पहले किसी और का बना रहे थे। बस ब्रांड चेंज हो गया। और ब्रांड किसका लग गया? पतंजलि का। क्या है ये? आउटसोर्स। मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास ब्रांड है, पर बनाएगा कोई और। इस पैसे के लिए, इसके काम के लिए जो आप जॉब वर्कर को पैसे दोगे, वो भी तो आपकी कॉस्ट है ना, बनवाने की कॉस्ट होगी ना पतंजलि के लिए। एप्पल को फोन असेंबलिंग कराने में जो वियतनाम में खर्चा आया वो जॉब वर्क चार्जेस है। जो उसने जॉब वर्क करवाया उसके जो पैसे दिए, वो ही पैसा कंपनी अल्टीमेटली अपनी कॉस्ट में जोड़ेगी और वो पैसा भी कस्टमर से लेगी। तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग कॉस्ट, इसे बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। डिजाइनिंग कॉस्ट आती है, जॉब वर्क चार्जेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आता है, ट्रांसपोर्टेशन हमने बात करी ली, ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है, मार्केटिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पैकेजिंग आती है, पैकिंग आती है, रिसर्च आती है, क्वालिटी आता है, बहुत सारे खर्चे सब जुड़ता है।
सब जुड़ता है। मैंने क्योंकि एक ही लाइन में ऊपर बोल दिया, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हर वो चीज जो एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक में आपने खर्च करी है, उस हर चीज को आपको अल्टीमेटली अपने कस्टमर से लेना है। तो ये हर चीज आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ी जाती है। अब सवाल आता है क्या नहीं जुड़ता है, वो डिस्कशन हम करेंगे कल, और कल ही इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम लोग समझेंगे कॉस्ट में किन किन चीजों को जोड़ा जाता है और किन किन चीजों को नहीं जोड़ा जाता है। मिलेंगे हम कल, और कल इसका डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे। मनोज सर आ रहे हैं अकाउंट्स के लिए, तो 5 मिनट के आई थिंक मनोज सर भी स्टार्ट कर देंगे। तो अकाउंट्स जो है वो अभी आपका इसके बाद वाला सेशन होगा। तो अभी मुझे बताओ, आपका रिजल्ट तो आ ही गया है, तो अब मान के चलना 3-4 दिन के अंदर आपकी क्लासेस भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अपन वो आलस नहीं कर सकते कि 3 घंटे क्लास लगेगी क्या सर, धीरे धीरे क्लास 4 घंटे होगी, 4 के बाद 5 होगी, 5 के बाद धीरे धीरे 6 होगी। मार्च एंड तक आते आते 6 घंटे ऊपर चली जाएगी आपकी क्लास, प्रॉपर आपका सेशन चालू हो जाएगा। अब प्लीज समय व्यर्थ मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आपके कंपटीशन में जो बच्चे खड़े हुए अर्ली बर्ड वाले, वो आपसे 20 दिन आगे हैं, वो बच्चे अच्छे से सेटल हो चुके हैं। तो आपको अब टाइम बहुत नहीं लगाना है सेटल करने में, क्योंकि उनके बराबर लेवल पे आपको फटाफट फटाफट पहुंचना है। तो आप लोग घर पे आज से ही रोज थोड़ा थोड़ा रेगुलरली स्टडी करना चालू कर दीजिए। अभी हम क्या पढ़े सर, मैं तो बोलता हूं जितना क्लास में पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो अच्छे से, जो क्लास में पढ़ाया है। आपके मॉड्यूल्स अगर आ गए हों, अभी आए ना, आए नहीं ना, अभी तो रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी होगा, तो एक बार जनरल रिसर्च करो। क्या रिसर्च करो, पुराने जो बच्चे हैं जो सीए इंटर पास हो चुके हैं, आप उसकी रिसर्च करो कि वो लोग क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। अभी से आपको पता चलेगा ना, यू वुड बी अवेयर कि यार क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए बैठ के। थोड़ी सी हम करते हैं ना, कोई भी चीज ढूंढनी हो तो पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, 4 जगह जाके पहले ढूंढते हैं कि अच्छा ये होगा तो यहाँ क्या, ये क्या है, वो क्या, ऑनलाइन चेक करते हैं फिर खरीदते हैं। तो वैसे ही आप इंटर में आए हो तो थोड़ी सी इंटर की रिसर्च आपके पार्ट पे भी करके रखो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बच्चों के इंटरव्यू सुनो कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था जिससे उनके इतने अच्छे मार्क्स आए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अभी आप यही कर सकते हो, अभी हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो आपको रोज होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके पास फिर समय नहीं बचेगा घर पे, फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। कल हम एक्सक्लूजन की बात करेंगे, एक्सक्लूजन के बाद कल कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके ये कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या नहीं जुड़ता है, एक बार उसको पूरा का पूरा खत्म करेंगे, फिर आगे जाके धीरे धीरे और चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।